हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, बीएसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उपनिषद मुख्यतः किस या किन विषय या विषयों पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन। उपनिषद मुख्यतः दर्शन पर आधारित रचना है और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और प्राचीन भारत में उपनिषदों की संख्या 108 थी। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है और उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, और उपनिषदों की संख्या 108 थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांगेय घाटी। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण का क्षेत्र गंगा घाटी का मैदान है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, और इसी समय 16 महाजनपदों का भी उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। इसके अलावा आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और आर्यभट्ट की मुख्य रचनाएं आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, से मिला है। और मध्य पाषाण का काल 10,000 से 5,500 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, ये सही है। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, ये भी सही है। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, ये भी सही है। और पौर नगर का कोतवाल, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये चारों सही सुमेलित हैं, और इन चारों का वर्णन मौर्यकालीन मंत्री परिषद में है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आत्मा की अमरता का अस्तित्व को अस्वीकार किया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद और मोक्ष को मान्यता दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बौद्ध धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्मवाद की अवधारणा मौजूद थी, और बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता को मान्यता नहीं प्रदान थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, यहाँ पर 23वें होगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 शिक्षा दिया था, जो इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। परंतु जैन धर्म में 5 शिक्षा दी गई है। 5वां है ब्रह्मचर्य, जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। शंख जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक है। सिंह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक है।
और कमल जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मराठों के राज्य में। मराठों के राज्य में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद मुगल काल में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फैजी ने। लीलावती जो कि भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई गणित की एक पुस्तक है जिसका फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। और दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया था जिसे सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैजी। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और फैजी के द्वारा नल दमयंती और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया है। बदायूनी ने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद अयारे दानिश के नाम से किया है। और दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम बढ़ते क्रम में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे पहले शंकराचार्य जिनका काल था 788 से 820 ईस्वी, उसके बाद रामानुज स्वामी का 1017 से 1137 ईस्वी तक, और उसके बाद चैतन्य स्वामी का 1486 से 1534 तक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और उसके बाद चैतन्य गुरु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित है? तो आइए देखते हैं। दीवाने रियासत। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, तो ये सही है। दूसरा है दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग है जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी और दीवाने खैरात एक दान विभाग है, तो ये भी सही है। और चौथा है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी और दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए बी सी सही सम्मिलित है और दीवाने आरिज की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी और दीवाने आरिज सैन्य विभाग है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपज का 1/10 भाग। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया और साथ ही सर्वप्रथम किसानों पर हक़ शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया जो कि कुल पैदावार का 1/10 भाग होता था। ठीक है, सिंचाई कर को हक़ शर्ब कहा जाता था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यादेश में शामिल नहीं था? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है सरकारी पेंशन, दान में प्राप्त भूमि, उपहार आदि वापस लेकर सभी व्यक्तियों पर कर लगाना, तो ये सही है। दूसरा है गुप्तचर विभाग का गठन, तो ये भी सही है। तीसरा है मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाना, तो ये कथन भी सही है। और चौथा कथन है सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाना, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अध्यादेश में शामिल थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया और इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीर मोहम्मद यूनिस ने। चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बेतिया के निवासी मोहम्मद पीर यूनिस ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार के कितने व्यक्ति शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार के 2 नेताओं को शामिल किया गया था। पहले हैं जगजीवन राम, जिनको श्रम विभाग दिया गया था, और दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, जिनको खाद्य एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव या प्रस्तावों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, तो ये सही है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। दूसरा है संघीय सरकार की सिफारिश, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रांतीय समूहीकरण, तो ये भी सही है। और चौथा कथन है भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार, तो ये गलत है, ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एस्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये गलत है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये सही है। सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन, ये भी सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1894 में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ये भी याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था और 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? तो आइए देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी जो है वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। तो सबसे लास्ट में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7/9/1931 में, और इसमें गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। अगला प्रश्न है, 1917 में गठित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए सैडलर आयोग का गठन किया था और इस आयोग में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद। तो सैडलर आयोग में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी को शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जुलाई 1858 में अमर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरकिशन सिंह। अमर सिंह ने जुलाई 1858 में शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाया तथा जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार, भारतीय सरकार की स्थापना की और इस सरकार का प्रधान अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में लॉर्ड डफरिन ने उपरोक्त कथन कहा था। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया और प्रबुद्ध भारतीयों ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए अपने स्तर से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार में समर्थक प्रयास किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रबुद्ध भारतीयों ने, ईसाई धर्म के प्रचारकों ने और ब्रिटिश सरकार ने, इन तीनों ने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस भारतीय नेता को निर्वाचित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। मार्च 1923 में स्थापित स्वराज पार्टी के सह संस्थापक सदस्य विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष 1925 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। 3 फरवरी 1928 को लाहौर में साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे और कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? NM जोशी और लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, NM जोशी और लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एनी बेसेंट, यंग इंडिया, तो ये गलत है। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम है न्यू इंडिया और महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया अखबार केसरी और मराठा था और भीमराव अंबेडकर के द्वारा मुकनायक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, ए और बी सही सुमेलित नहीं थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया? तो इसका सही उत्तर है तोहफतुल मुवाहिदीन। राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली ग्रंथ, जो कि फारसी भाषा में थी, तोहफतुल मुवाहिदीन में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और इन्होंने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था। उसके बाद थॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन ने इन्हें अन्य क्षेत्रों में लागू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। चेर विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे।
ये सही है। कूका आंदोलन भगत जवाहरमल, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्ध भगत, ये भी सही है। और पाइक विद्रोह गोमधर कुंवर, तो ये गलत है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में 1817 से 25 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे। और गोमधर कुंवर जो है वो अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, जो कि असम में हुआ था। तो पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे और गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 से 1515 तक रहा था और इसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीता था। और अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है प्रांत और दूसरे तरफ है उसके संस्थापक। तो बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे, अवध का संस्थापक सादत खां, हैदराबाद का संस्थापक निज़ामुल मुल्क और कर्नाटक का संस्थापक सादतुल्ला खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया था और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई थी। और महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो आइए देखते हैं। मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का जो काल था वो 1719 से 1748 का था। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक इसका काल था। आलमगीर द्वितीय, इसका काल 1754 से 59 का था। और अकबर द्वितीय का काल था 1806 से 1837। सबसे अधिक समय तक शाह आलम द्वितीय ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्य वारेन हेस्टिंग्स द्वारा नहीं किया गया है? तो आइए देखते हैं। राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण, तो ये सही है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में एक मदरसा की स्थापना, तो ये कथन भी सही है। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन रुकवाना, तो ये भी सही है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और वॉरेन हेस्टिंग्स का काल 1774 से 1785 का था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1886। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1886 के कलकत्ता सत्र की, 1893 के लाहौर सत्र की और 1906 के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद।